सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन की यूनिट 5। अब तक हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट सिलेबस के साथ पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लिए थे। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड है BCS 073। और सिलेबस के अंदर हमने अब तक एंड्रॉयड के बारे में, एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में, एम्बेडेड सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ये सारी चीजें पढ़ ली थी। अब इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी 2 यानी कि iOS के बारे में। ठीक है, iOS के जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि एप्पल डिवाइसेस के अंदर यूज होते हैं वो किस तरीके से बिल्ड किए जाते हैं। ठीक है, सो ये सारे हमारे टॉपिक हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इसके अंदर मेनली हम दो लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, एक तो ऑब्जेक्टिव सी और एक हमारी स्विफ्ट। ठीक है, स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी दोनों ही यूज होती हैं iOS डेवलपमेंट के लिए। ऑब्जेक्टिव सी पहले यूज होती थी, अब हमारी स्विफ्ट यूज होती है। ठीक है, और हम और काफी सारी चीजें देखेंगे, और मैंने हर टॉपिक के सामने ये भी मेंशन कर दिया है कि कौन सा टॉपिक कितनी बार पीवाईक्यू में आया हुआ है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर हमारा एप्लीकेशन यूजिंग कोर लोकेशन एंड मैप किट 3 बार पीवाईक्यू में आया हुआ है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2 बार पीवाईक्यू में आया हुआ है इंटीग्रेटिंग कैलेंडर एंड एड्रेस बुक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी करे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए ऐसे कंटेंट हम लाते रहते हैं जो कि आपके लिए काफी वैल्यूएबल है। ठीक है, तो चलो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव सी क्या होती है। ऑब्जेक्टिव सी, वैसे तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव सी एक हमारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज होती है iOS डेवलपमेंट के लिए। So Objective-C is a programming language used to build iOS applications. ठीक है, it's like an older reliable car that's been upgraded over time. It add object-oriented features like class and object to basic सी लैंग्वेज। अब जिसने भी सी लैंग्वेज पढ़ी है उसे पता होगा कि उसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंट मतलब ऊप्स के कॉन्सेप्ट नहीं होते। ठीक है, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर उसे अपग्रेड कर कर उसके अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट ऐसे फीचर्स को ऐड किया गया है जिससे कि वो मतलब अपग्रेड हो सके और रिलायबल बन सके। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव सी कहते हैं। मतलब कि ऑब्जेक्ट्स लग गए तो ऐसे आप आगे ऑब्जेक्टिव सी लगा दिया, उससे आप थोड़ा याद रख सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा अगर हम आपको इसका इंट्रोडक्शन आए तो आप इस तरीके से लिख कर आना। ठीक है, सो एप्पल ने इसे क्रिएट किया था 1980s के अंदर, एंड इट्स द फाउंडेशन फॉर मैनी iOS ऐप बिफोर स्विफ्ट बिकम पॉपुलर। मतलब स्विफ्ट तो अब आई है 2014 में आई थी, है ना। उससे पहले जितने भी एप्स एप्पल के लिए बिल्ड हुए थे वो सारे हमारे ऑब्जेक्टिव सी के अंदर ही थे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्विफ्ट भी ऑब्जेक्टिव सी पर बनी है, तो आप स्विफ्ट को पढ़ने से पहले आपको ऑब्जेक्टिव सी पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो की फीचर्स क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव सी के, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो यही है कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स हैं। लाइक आप उसके अंदर कोड को ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो, मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। लाइक आपने एक बटन को ऑब्जेक्ट के अंदर बना दिया, तो उसे अगर आप क्लिक करो तो क्या फंक्शन होगा वो आप बता सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसके अंदर फीचर्स होते हैं। दूसरा ये है कि इसके अंदर डायनेमिक रन टाइम है, मतलब कि आप जो चीजें हैं, कोड जो है उसका बिहेवियर जब ऐप रन कर रहा है उस टाइम पे आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और सिंटेक्स की बात करें तो काफी इसका इजी सिंटेक्स, मतलब थोड़ा इतना इजी नहीं रहता, स्विफ्ट का ज्यादा इजी रहता है। इसके अंदर जैसे कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हो मैसेज के लिए, लाइक फंक्शन कॉल के लिए। जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल करें तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हो, और ऑब्जेक्ट देन आप जो भी लिखना चाहते हो, जो भी आप करवाना चाहते हो वो आप लिखते हो। ठीक है, जो भी आपका फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर बना हुआ है उसको कॉल करते हो। ठीक है, मतलब अभी हम थ्योरी वाइज ही चलेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी ही है। मतलब आप कोड वाइज नहीं जाने वाले हो अभी। तो डेटा टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर हमारे दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, एक हमारे एडवांस होते हैं, एक हमारे बेसिक होते हैं। ठीक है, बेसिक डेटा टाइप्स बिल्कुल सी की तरह होते हैं, जैसे कि इंट जो कि हमारे नंबर्स को, होल नंबर्स को दिखाता है। और हमारा जो फ्लोट होते हैं वो हमारे डेसिमल होते हैं, लाइक जो पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं, 3.14, 1 पॉइंट वाली वैल्यूज। ठीक है, और कैरेक्टर हमारे जो सिंगल लेटर्स होते हैं, K A P, ये इन सबको रखता है। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। एंड एडवांस वन जो है वो हमारे NS स्ट्रिंग है, जो कि हमारे स्ट्रिंग को रखता है। NS एरे जो कि लिस्ट को रखता है। ऐसे ही हमारा एक डिक्शनरी होता है, वो हमारे की वैल्यू पेयर्स को रखता है। ठीक है, तो ये हमारे डेटा टाइप्स हैं किसके अंदर, ऑब्जेक्टिव सी के अंदर। आई होप आपको ये अच्छे से फीचर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ कि iOS के अंदर हमारा जो iOS है वो काम कैसे करता है ऑब्जेक्टिव सी, मतलब ठीक है। तो डेवलपर्स यूज ऑब्जेक्टिव सी इन एक्स कोड। अब जैसे आपने VS कोड चलाते हो ना अपनी, मतलब सी लैंग्वेज के लिए, C++ के लिए, जावा के लिए। ठीक है, जावा के लिए भी हमारा दूसरा यूज होता है, बट यहाँ पर हमारा जो
ये है ऑब्जेक्टिव सी, वो हमारा एक्स कोड के अंदर चलता है, ठीक है। एक्स कोड हमारा एप्पल का एक क्या है, ऐप बिल्डिंग टूल है, ठीक है, टू क्रिएट ऐप लॉजिक, ठीक है। मतलब कि हम ऑब्जेक्टिव सी का इसके लिए यूज करते हैं ऐप का लॉजिक बनाने के लिए, उसका डिजाइन बनाने के लिए यूज नहीं करते, हम ऐप का लॉजिक बनाने के लिए यूज करते हैं। तो लाइक इन कैलकुलेटर ऐप ऑब्जेक्टिव सी कोड हैंडल्स एडिंग नंबर्स व्हेन यू प्रेस अ बटन, मतलब कि आपको बटन कोड करने के लिए ऑब्जेक्टिव सी को नहीं बनाना। अब जब आप बटन को प्रेस करोगे, उस पे जो लॉजिक लगने वाला है एडिंग नंबर्स का, वो आप किसके अंदर कोड करोगे, ऑब्जेक्टिव सी के अंदर कोड करोगे, ठीक है। सो व्हाई लर्न ऑब्जेक्टिव सी, क्यों हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैनी एप्स आईओ मैनी ओल्ड iOS ऐप स्टिल यूज इट, ठीक है। सो इट्स गुड फॉर मेंटेनेंस। अभी भी बहुत सारे iOS के ऐसे मतलब एप्स हैं जो कि बहुत पहले से चल रहे हैं, जो कि स्विफ्ट में नहीं ऑब्जेक्टिव सी में लिखे गए हैं, तो उनके मेंटेनेंस के लिए काफी जरूरी है ऑब्जेक्टिव सी, ठीक है। सो हेल्प्स अंडरस्टैंड स्विफ्ट एज स्विफ्ट बिल्ड ऑन इट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्विफ्ट को भी समझने में आपकी हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव सी। तो आपको ये पढ़ना है। अब 2 मार्क्स में हमारा एक पीवाईक्यू आया था ऑब्जेक्टिव सी से, कि नेम सम इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स फाउंड इन ऑब्जेक्टिव सी। सो यहाँ पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं। सबसे पहला हमारा प्रिमिटिव टाइप्स है इंट फ्लोट कैर, मैंने आपको बता दिए। ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं हमारे एनएस स्ट्रिंग, एनएस एरे एंड एनएस डिक्शनरी, तीनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और स्पेशल टाइप्स हैं हमारे, जैसे कि आप ऑब्जेक्ट को किसी को आईडी देते हो वो, ठीक है, या फिर बुलियन, जैसे कि आप ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो ये जो हमारे डेटा टाइप्स हैं, ये हमारे तीनों ऑब्जेक्टिव सी के हैं। ये आपको 2 मार्क्स के अंदर बता के आने थे, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि ऑब्जेक्टिव सी का एक इंट्रोडक्शन आपको मिल गया होगा, ठीक है, होती क्या है, कैसे यूज होती है और क्यों यूज होती है, एंड उसके स्पेशल और इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा iOS फीचर्स। तो iOS फीचर्स मतलब कि आपकी जो ये iOS है ना, जो आपका एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इतना स्पेशल क्यों है। तो iOS is Apple's operating system for iPhone, iPad, known for security, smooth performance and user-friendly design। अब आपको पता है एप्पल अपने डिवाइसेस के लिए अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया हुआ है, iOS जिसे हम कहते हैं। और वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, मतलब सबसे ज्यादा जो एप्पल्स के डिवाइसेस होते हैं वो सिक्योर होते हैं, उसके लिए जाना जाता है। उसकी जो परफॉर्मेंस होती है काफी स्मूथ होती है, उसके लिए जाना जाता है। और जो भी iOS यूज करते हैं, जो भी एप्पल्स के डिवाइसेस यूज करते हैं, उन्हें पता होगा कि उनकी जो डिजाइन है वो काफी यूजर फ्रेंडली होती है, ठीक है। यूजर अगर एक बार iOS को यूज करता है ना, तो वो दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम पे मूव ही नहीं करता, ठीक है, उसी को यूज करता है, चाहे वो कितने भी महंगे डिवाइसेस हों या फिर कितने भी वर्जन्स उसके अपग्रेड हो गए हों, उसी को यूज करता है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको। सो फीचर्स आर इन बिल्ट सॉरी फीचर्स आर बिल्ट इन कैपेबिलिटीज दैट मेक ऐप पावरफुल लाइक स्मार्टफोन सुपर पावर, ठीक है। अब जो ये फीचर्स होते हैं ना, ये सारी चीजें सिक्योरिटी, स्मूथ परफॉर्मेंस, ये हमारे बिल्ट इन कैपेबिलिटीज होती है, ठीक है। और ये स्मार्टफोन की ऐसा सुपर पावर होती है, ठीक है। अगर ये सारी फीचर्स अच्छे हैं तो स्मार्टफोन बहुत अच्छे से वर्क करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा, ठीक है। अब हमारे की फीचर्स कौन कौन से हैं iOS के, ये तो मैंने आपको सिंपल तो बता ही दिए, ठीक है। कौन कौन से हैं, पहला तो ऐप स्टोर। ऐप स्टोर जैसे कि हमारे एंड्रॉइड के अंदर वो होता है ना प्ले स्टोर, वैसे ही एप्पल के अंदर ऐप स्टोर होता है, ठीक है। ये काफी सेफ प्लेस है ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए, जो भी आप ऐप यहाँ से डाउनलोड करोगे वो काफी सेफ रहेंगे आपके सिस्टम के लिए, ठीक है। मल्टीटास्किंग है, आप मल्टीपल एप्स को एक बार में रन करा सकते हो iOS के अंदर। नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है वहां पर, ठीक है, आपको अगर कोई भी अपडेट है या फिर कोई मैसेज है तो आपको उसका अलर्ट मिल जाएगा, ठीक है। आप फेस आईडी या टच आईडी ऐड कर सकते हो अपने ऐप्स के अंदर, उसको सिक्योर बनाने के लिए। और सीरी आपको मिल जाता है वॉइस असिस्टेंट, जो कि आपकी कमांड से सुनता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। और प्राइवेसी कंट्रोल्स मिल जाती हैं कि यूजर का जो डेटा है वो प्रोटेक्ट रहता है, लाइक ऐप परमिशन। आप अगर कोई भी ऐप आपके डेटा को यूज कर रहा है तो वो आपकी परमिशन लेगा पहले, ठीक है। और स्मूथ यूआई है आपका, ठीक है, कंसिस्टेंट अक्रॉस एप्पल डिवाइसेस, मतलब कि आपके मल्टीपल जो एप्पल डिवाइसेस है उसके अंदर जो यूआई है वो कंसिस्टेंट रहता है, ऐसे बदलता नहीं है अलग डिवाइस के अंदर। उसका जो कलर है, उसका जो शेप है, उसका जो डिजाइन है वो सेम रहता है, ठीक है। और इकोसिस्टम की बात करें तो आप अपना जो iOS है वो आप मल्टीपल डिवाइसेस के साथ वर्क कर सकते हो काफी इजीली और काफी अच्छे से, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास एप्पल का फोन है, एप्पल का वॉच है, मैक है, इन सब के साथ आपका जो पूरा इकोसिस्टम है ना बहुत काफी इजी हो जाता है, शेयरिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए या फिर मैसेजेस के लिए। वो काफी इजीली काम कर पाता है और काफी अच्छे से काम कर पाता है एप्पल के इकोसिस्टम में, ठीक है, सारे डिवाइसेस। अब आता है हमारा नेक्स्ट करंट ट्रेंड्स। तो iOS के फीचर्स के अंदर जो करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं वो क्या क्या है, तो सबसे पहले हमारा जो है ये है
कि एप्पल ने iOS जो है उसने एडवांस एआई को इंक्लूड कर दिया है, जैसे कि वो सीरी को एप्पल इंटेलिजेंस के साथ क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। एंड बेटर प्राइवेसी और सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूआई इम्प्लीमेंटेशन की। तो आपको की फीचर्स समझ में आ गए होंगे iOS के, ठीक है। फीचर्स आपको अगर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर तो आप लिख कर आ पाओगे आराम से, ठीक है। अब आता है हमारा यूआई इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो कौन कौन सा यूआई, मतलब कि यूआई के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो अभी हमने देखे थे एंड्रॉइड के अंदर, मतलब पिछले यूनिट के अंदर वही सिमिलरली इसके अंदर होते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यूआई इम्प्लीमेंटेशन मींस डिजाइनिंग द एप्स स्क्रीन एंड हाउ यूजर इंटरेक्ट विद देम। कि आप ऐप की स्क्रीन कैसे रहेगी, होम स्क्रीन कैसे रहेगी, बटन्स कैसे रहेंगे, उन सबको आप डिजाइन करोगे, ठीक है। और उन बटन्स पे क्लिक करने के बाद, स्क्रीन पे स्वैप करने के बाद वो इंटरेक्ट कैसे करेगा यूजर के साथ, उसे भी आप डिजाइन करने वाले हो, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, यूआई इम्प्लीमेंटेशन। इन iOS इट्स डन यूजिंग टूल्स लाइक स्टोरी बोर्ड्स और स्विफ्ट यूआई, ठीक है। iOS के अंदर आप स्टोरी बोर्ड्स का यूज करते हो और आप स्विफ्ट यूआई का यूज करते हो यूआई इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो की कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं, तो सबसे पहला आता है हमारा व्यूज, जिससे मिलकर हमारी स्क्रीन बनती है। हमने यूनिट 4 के अंदर देखा था, लाइक हमारे बटन्स हो गए, लिस्ट हो गई, ठीक है, इनपुट इनपुट कुछ हो गया, तो उन सबको मिलाकर हमारी स्क्रीन बनती है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, व्यूज कहते हैं। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, लाइक बटन्स, लेबल्स और इमेजेस, ठीक है, इन सबसे मिलकर हमारी स्क्रीन बनती है। तो व्यूज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा व्यू कंट्रोलर, कि आप स्क्रीन को मैनेज कैसे कर रहे हो, ठीक है। कौन से क्लिक पर क्या होना है, वो सारी चीजें मैनेजमेंट व्यू कंट्रोलर के अंदर आ जाती है। फिर आता है हमारा स्टोरी बोर्ड। आपको मतलब iOS डेवलपमेंट के अंदर आपको एक स्टोरी बोर्ड मिल जाता है, जहां पर आप मतलब विजुअली अपने यूआई को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। कि आपकी मतलब आप ना, जैसे आप कैनवास होता है आपके पास, ठीक है, उसके अंदर आप अपनी स्क्रीन बनाया, ठीक है। आप जैसे कि इस बटन पे कोई बंदा क्लिक करेगा तो किस स्क्रीन पे जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से स्टोरी बोर्ड से आप वो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा स्विफ्ट यूआई। ये हमारा एक मॉडर्न टूल है, यूआई को मॉडर्न टूल है यूआई के लिए क्रिएट करने के लिए, ठीक है। यूजिंग कोड टू डिस्क्राइब लेआउट, ठीक है। आप इसमें कोड लिखते हो और आप लेआउट को अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर सकते हो स्विफ्ट यूआई की हेल्प से, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा इसके जो की कॉन्सेप्ट है। अब आप यूआई को इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, ठीक है। सबसे पहले आप अपने लेआउट को डिजाइन करते हो एक्स कोड के अंदर, इंटरफेस बिल्डर टू प्लेस एलिमेंट, ठीक है। सो आप एक्स कोड का जो इंटरफेस बिल्डर है, आप एक्स कोड तो आपको समझ में आ गया ना, एप्लीकेशन बनाने के लिए टूल है एप्पल का, ठीक है। उसके अंदर आप कोड करते हो, तो आप उसके अंदर क्या करते हो, स्विफ्ट यूआई का यूज करके क्या करते हो, आप लेआउट को डिजाइन करते हो, ठीक है। आपको कहाँ कहाँ पर एलिमेंट को प्लेस करना है, ठीक है। लाइक आपको बटन्स को अलाइनमेंट लाइन वाइज रखना है, या फिर आपको ऐसे वर्टिकल रखना है, वो वर्टिकल रखना है, हॉरिजॉन्टली रखना है, वो आप अपने हिसाब से रखते हो, ठीक है। कहाँ पे कौन सा बटन रखना है, वो सारी चीजें आप अपने हिसाब से डिजाइन करते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा ऐड इंटरेक्शंस। अब आपने अपने बटन्स को प्लेस कर दिया अच्छे से कि कौन सा बटन कहाँ रहेगा, ठीक है, कहाँ पर किस तरीके से रहेगा। उस बटन पे क्लिक करने के बाद क्या इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि किस बटन पे क्लिक करने पे कौन सी स्क्रीन ओपन होगी, कौन सा पॉपअप आएगा, कौन सा इवेंट अगर होगा, तो वो आप कोड करोगे, ऐड इंटरेक्शन कनेक्ट यूआई विद कोड, ठीक है। तो फिर आएगा हमारा रिस्पॉन्सिव डिजाइन। आपको अपनी जो यूआई है उसे अलग अलग मतलब स्क्रीन के लिए बनाना है, तो आपको रिस्पॉन्सिव रखना है हमेशा अपने डिजाइन को। तो इस तरीके से हमारा जो यूआई है वो इम्प्लीमेंट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमारा एक 10 मार्क्स में पीवाई क्यू आया हुआ था कि explain iOS app states and what are the options for laying out UI on iOS, ठीक है। तो कौन कौन से ऐप स्टेट होते हैं वो हम देखते हैं सबसे पहले। तो ऐप स्टेट का मतलब होता है कि लाइक आपकी जो इंसान की एक लाइफ साइकिल होती है ना, कि वो चल रहा है, वो बैठा हुआ है, ठीक है, वो नहा रहा है, ठीक है, वो सो गया, ऐसे एक हमारी लाइफ स्टाइल होती है, ठीक है, जो हमारे स्टेट्स होते हैं हमारी बॉडी के। ऐसे ही एप्स के स्टेट होते हैं कि वो कब ओपन हुआ, कब बंद हुआ, ठीक है, कब वो मतलब कोड करने के स्टेज में है। तो ये सारे हमारे स्टेजेस होते हैं ऐप के, तो उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। तो iOS ऐप गोज थ्रू डिफरेंट स्टेट लाइक अ पर्सन वॉकिंग, वर्किंग एंड स्लीपिंग। दिस इज कॉल्ड द ऐप लाइफ साइकिल मैनेज बाय द सिस्टम टू सेव बैटरी एंड मेमोरी। अब जो हमारा सिस्टम होता है ना, वो इसे मैनेज कर रहा होता है कि वो अपनी बैटरी को सेव कर पाए और अच्छे से अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए इस ऐप स्टेट्स को मैनेज करके, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे स्टेज होते हैं, सबसे पहला होता है हमारा नॉट रनिंग, जहां पर हमारा जो ऐप है वो बंद रहता है, इसके अंदर कोई भी कोड रन नहीं हो रहा होता, उसे हम कहते हैं नॉट रनिंग, ठीक है। दूसरा होता है हमारा इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब होता है कि हमारा जो ऐप है वो बैकग्राउंड में है, बट
वो कोई भी इवेंट को रिसीव नहीं करेगा, ठीक है, तो वो होता है हमारा इनएक्टिव। दूसरा होता है हमारा एक्टिव। यहाँ पर हमारा जो ऐप है वो चल रहा होता है, ये सबको पता है कि ऐप जब आप ऑन करते हो, जब आप इंटरेक्ट करते हो उसके साथ, तो वो हमारा एक्टिव में होता है। दूसरा होता है हमारा बैकग्राउंड। यहाँ पर हमारा जो ऐप होता है वो हिडन होता है बट कैन रन लिमिटेड टास्क, ठीक है, जैसे जैसे कि आपका जो स्पॉटिफाई है, आपने उसमें म्यूजिक प्ले करके आपने उसे बंद कर दिया और आप दूसरा टास्क कर रहे हो, तो वो हमारा बैकग्राउंड में चल रहा है और वो कुछ लिमिटेड टास्क को कर सकता है, लाइक म्यूजिक को बजा सकता है या फिर कुछ डाउनलोडिंग हो रहा है तो उसके अंदर वो हो सकती है। तो ये सारी चीजें बैकग्राउंड के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। फिर हमारा एक आता है सस्पेंडेड, ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा जो ऐप है वो बैकग्राउंड में होता है और बट वो हमारा पॉज हो जाता है, क्योंकि उसे क्या करना है, रिसोर्सेज को सेव करना है, ठीक है। लाइक आपने स्पॉटिफाई में म्यूजिक को भी बंद कर दिया और आपने बैकग्राउंड में उसे भेज दिया, ठीक है, तो वो हमारा रुका हुआ है, ठीक है, वो कुछ चला नहीं रहा। एप्पल के अंदर जो हमारा ऐप डेलीगेट होता है या फिर हमारा सीन डेलीगेट होता है, वो हमारे स्टेट्स को क्या करता है, हैंडल करता है और उसके जो चेंजेस हैं वो अपने इस हिसाब से रखता है कि उसका जो डेटा है वो सेव हो, मेमोरी है वो सेव हो, ठीक है, और बैटरी भी अच्छे से काम कर पाए। तो जैसे कि यहाँ पर अगर उसने लगा दिया एप्लीकेशन डेट बिकम एक्टिव, तो वो एक्टिव रहेगी। अगर उसने लगा दिया एप्लीकेशन डेट बिकम सस्पेंडेड, तो सस्पेंडेड रहेगा, ठीक है। ऐप डेलीगेट या सीन डेलीगेट हैंडल करता है, ये याद रखना, 2 नंबर के अंदर आ सकता है कि कौन हैंडल करता है स्टेट चेंजेस को, ठीक है। तो ऐप डेलीगेट एंड सीन डेलीगेट हैंडल करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमारे लेइंग आउट के लिए यूआई को आईओएस के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो देखो, यूआई को लेइंग आउट करना मतलब कि हमारा जो यूजर इंटरफेस है, लाइक जो मल्टीपल हमारी जो स्क्रीन हैं, उनका लेआउट कैसा रहेगा, ठीक है, कौन सा बटन कहाँ रहेगा, कौन सी स्क्रीन कब ओपन होगी, उसको लेइंग आउट करने के हमारे आईओएस के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। लेइंग आउट यूआई मीन्स अरेंजिंग स्क्रीन्स एंड एलिमेंट्स लाइक ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, मतलब कि आप जैसे ऑर्गेनाइज करते हो स्क्रीन्स को, एलिमेंट्स को, वही सारी चीजें लेइंग आउट के अंदर आती हैं, ठीक है। तो आईओएस हमारे सर्वल ऑप्शंस होते हैं आईओएस के अंदर, ये जो चीजें आप लेइंग आउट के लिए यूज कर रहे हो, सबसे पहला होता है हमारा स्टोरी बोर्ड। यहाँ पर आपको एक यूजर टूल मिल जाता है एक्स कोड के अंदर, जो कि मल्टीपल स्क्रीन को क्या कर सकता है, डिजाइन कर सकता है, ठीक है। मतलब कि आपको एक कैनवास मिल जाता है, समझ लो, ठीक है। वहां पर आपको अलग अलग स्क्रीन्स को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो कि आपको कैसे लेआउट रखना है, ठीक है। तो आप स्टोरी बोर्ड पे आराम से मतलब डिजाइन कर सकते हो। वहां पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप व्यूज मिल जाएंगे, लाइक आपको बटन्स वगैरह ड्रैग एंड ड्रॉप से आप यूज कर सकते हो और आप स्क्रीन्स को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इजी फॉर बिगिनर्स बट हार्ड फॉर लार्ज टीम्स। अगर मल्टीपल लोग हैं आपकी भाई टीम में, ठीक है, तो वहां पर आपको दिक्कत आने वाली है, बट आप अगर 2-3 जने हो या फिर आप अकेले हो तो आप इजीली उसके अंदर काम कर सकते हो, आप ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम से पूरा स्क्रीन को, यूआई को लेआउट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आता है हमारा एक्सआईबी, जिसे हम इंटरफेस बिल्डर फाइल्स कहते हैं। ये हमारा बिल्कुल स्टोरी बोर्ड की तरह होता है, बट यहाँ पर हमारा ये मल्टीपल स्क्रीन को मैनेज कर लेता है, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारा एक्सआईबी है वो सिर्फ सिंगल व्यूज के लिए होता है, ठीक है। अगर आपको जैसे कोई एक बटन क्रिएट करना है, ठीक है, और आप चाहते हो उस बटन को अच्छे से क्रिएट करूँ और उसे मल्टीपल जगह पे यूज करूँ, ठीक है, तो हमारा एक्सआईबी वहां पर हेल्प करता है। क्रिएट रीयूजेबल यूआई पार्ट, मॉड्यूलर बट लेस फॉर फुल एप्स, ठीक है। हम पूरे ऐप को यहाँ पर बिल्ड नहीं कर सकते, बट आप मॉड्यूल्स में मतलब अलग अलग व्यूज को आप बिल्ड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और रीयूजेबल हेडर फॉर मल्टीपल स्क्रीन, जैसे आपको अलग अलग स्क्रीन के अंदर एक ही हेडर है जो कि रखना है, तो आप एक्सआईबी के अंदर आकर क्या कर सकते हो, उसे क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोग्रामेटिक यूआई, कोड बेस्ड होता है। यहाँ पर आप डायरेक्टली कोड कर सकते हो ऑब्जेक्टिव सी के अंदर या फिर स्विफ्ट के अंदर व्यूज को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। मतलब ये तो बहुत ही कम लोग करते हैं, डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूआई किट क्लासेस का यूज़ करते हो, ठीक है, जैसे कि यूआई बटन, यूआई लेबल, और या फिर आप ऑटो लेआउट कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करते हो यूआई को क्रिएट करने के लिए। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, बट इसमें कोई भी आपको विजुअल प्रीव्यू नहीं मिल रहा होता, डायरेक्टली आपको कोड करना पड़ता है, फिर आपको बटन को व्यू करना होता है, ठीक है। जैसे कि आपने एक बटन को कोड करना है, तो आपने एक लेट बटन किया और इक्वल टू यूआई बटन को फिर आपने कॉल किया, देन आपने किया व्यू डॉट एड सब व्यू बटन, ठीक है। तो इससे आपका एक बटन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा ये। नेक्स्ट आता है हमारा स्विफ्ट यूआई। स्विफ्ट यूआई कैसे काम करता है, यहाँ पर आपको मॉडर्न है ये काफ़ी और डिक्लेरेटिव वे है। यहाँ पर आप डायरेक्टली जो भी आपको जैसा भी आपको डिज़ाइन चाहिए वो आप मतलब डिस्क्राइब कर सकते हो, डिस्क्राइब व्हाट यूआई शुड लुक लाइक, राइट कोड लाइक बटन, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो बटन, देन यहाँ पर आपने लिख दिया क्लिक, और आपने यहाँ पर एक्शन मेंशन कर दिया कि क्या होना चाहिए, तो आप डिक्लेरेटिव वे में यूआई को क्रिएट कर पाते हो यहाँ पर स्विफ्ट यूआई की हेल्प से, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिव होता है और आपको यहाँ पे तुरंत प्रीव्यू मिल जाता है कि किस तरीके से आपका यूआई दिखने वाला है, बट न्यूअर लेस फॉर ओल्ड आईओएस, ठीक है। मतलब कि आप जो नए आप एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो उसी के अंदर ये काम करेगा, आप पुराने आईओएस वर्जन्स वगैरह के लिए नहीं बिल्ड कर सकते आप, ठीक है, स्विफ्ट यूआई से।
ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इतना हमारा जो सारा टॉपिक्स है वो क्लियर होंगे आपको, ठीक है। यूआई इम्प्लीमेंटेशन तक हमने सारी चीजें देख ली विद पीवाईक्यूज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टच फ्रेमवर्क्स, ठीक है। तो अब टच फ्रेमवर्क क्या है कि जब आप स्क्रीन को टच करते हो, जब आप इंटरेक्ट करते हो स्क्रीन के साथ, तो किस तरीके से वो रिएक्ट करती है वो हम देखने वाले हैं टच फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। तो टच फ्रेमवर्क्स हैंडल यूजर इंटरेक्शन लाइक टैप, स्वाइप और पिंच on the screen like a phone understanding your fingers. iOS user UI gesture recognizer for this, ठीक है। तो iOS मतलब कि आप जब टच फ्रेमवर्क्स क्या करते हैं, हैंडल करते हैं यूजर इंटरेक्शन को, लाइक आप स्क्रीन पे टैप कर रहे हो, स्वैप कर रहे हो, पिंच कर रहे हो, ये सारी चीजों को मतलब वो मैनेज करते हैं, ठीक है, हैंडल करते हैं। तो बट यहाँ पर हमारा जो टच फ्रेमवर्क है मतलब वो क्या करता है, iOS के अंदर यूआई गेस्चर रिकॉग्नाइजर का यूज करता है कि वो समझ पाए कि आपके फिंगर ने स्क्रीन पर किया गया। अगर आपने सिंगल टैप किया तो यूआई गेस्चर रिकॉग्नाइजर आपको बता देगा कि उसने क्या किया, ठीक है। तो उससे आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे और उसके हिसाब से एक्शन को ले पाओगे, ठीक है। तो की टाइप्स ऑफ गेस्चर्स हमारे देखें तो हमारा एक टैप होता है, पिंच होता है, स्वाइप होता है, लॉन्ग प्रेस होता है, ठीक है। आपको पता होगा, ठीक है, आप टैप करते हो तो कोई मतलब ऐप ओपन हो गया, ठीक है, या फिर आपने पिंच किया तो आप फोटो जूम कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपने स्वैप किया तो आपने रील को जैसे आपने स्क्रीन को स्क्रॉल कर दिया, ठीक है। लॉन्ग प्रेस करते हो तो वो जो आइटम है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें गेस्चर्स ये हमारे होते हैं, ठीक है, जो हमारे की गेस्चर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, अब हमें इसके ऊपर रिकॉग्निजर्स को यूज करना पड़ता है अगर आपको उस पर इंटरेक्शन ऐड करना है। तो ऐड रिकॉग्निजर्स टू यूज इन कोड और स्टोरी बोर्ड, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आता है यूआई गेस्चर रिकॉग्नाइजर। ये हमारा सबके लिए होता है, चाहे वो टैप हो, चाहे वो ड्रैग ड्रॉप स्वैप कुछ भी हो, उसके लिए आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो, ठीक है, यूआई गेस्चर रिकॉग्नाइजर। अगर सिर्फ टैप के लिए आप यूज कर रहे हो तो आप यूआई टैप गेस्चर्स रिकॉग्नाइजर यूज कर सकते हो। अगर आप ड्रैग्स के लिए यूज कर रहे हो, मतलब स्वाइप वगैरह के लिए यूज कर रहे हो, या फिर किसी चीज को ज्यादा देर के लिए प्रेस करके देन उसे ड्रैग करना है, तो यूआई पेन गेस्चर रिकॉग्नाइजर का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये याद रखना प्लीज, है ना, और आपको आंसर के अंदर मेंशन करके आना पड़ेगा, अदरवाइज मतलब अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। इतना आपको क्लियर होगा कि टच फ्रेमवर्क्स कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा परसिस्टेंस यूजिंग कोर डेटा एंड एसक्यूएल लाइट। अब डेटा परसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आप जब भी ऐप के अंदर कोई डेटा लिखते हो या फिर आप डेटा सेव करते हो, तो जब आप ऐप को क्लोज कर देते हो तो उसके अंदर हमारा जो डेटा है वो सेव रहता है, ठीक है। लाइक आपने एक नोट एप्लीकेशन टू डू लिस्ट वगैरह यूज करी है, तो आप उसके अंदर अपने डेट के हिसाब से जो भी आपको काम करने हैं वो आपने उसके अंदर लिख दिया। बट आप जैसे ही ऐप क्लोज कर दोगे तो क्या हमारा डेटा उसके अंदर सेव रहता है? हाँ, सेव रहता है, क्योंकि वहाँ पे डेटा परसिस्टेंस कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर वहाँ पे डेटा परसिस्टेंट नहीं रहेगा तो आप ऐप क्लोज कर दोगे तो हमारा डेटा गायब हो जाएगा। तो इसके लिए डेटा परसिस्टेंस का यूज करना पड़ता है, और यहाँ पर हम डेटा परसिस्टेंस यूज करेंगे कोर डेटा का या फिर एसक्यूएल लाइट का। कोर डेटा आईओएस के अंदर काफी पावरफुल होता है और ये बड़े बड़े डेटा को भी मतलब मैनेज कर लेता है, बट एसक्यूएल लाइट थोड़ा सा लेस पावरफुल होता है इसके अंदर, और स्मॉल डेटा के लिए यूजेबल होता है। तो डेटा परसिस्टेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया था। core data in iOS, core data in Apple's tools for storing complex data like a smart organizer, ठीक है। आप अगर कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर करना चाहते हो तो आप कोर डेटा का यूज करोगे, ठीक है। यूजेस आइडेंटिटीज यानी कि टेबल्स का यूज करता है डेटा को स्टोर करने के लिए, कॉलम्स का यूज करता है एट्रीब्यूट्स को स्टोर करने के लिए, एंड लिंक्स का यूज करता है रिलेशनशिप्स के लिए, ठीक है। तो मतलब समझ में आ गया होगा आपको। जैसे कि टेबल्स के अंदर काम होता है कि आपने टेबल बनाई, फिर उसका एट्रीब्यूट दे दिया, नेम, रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और फिर आपने आपके दो टेबल है, ठीक है, एक स्टूडेंट टेबल हो गई, एक आपकी सब्जेक्ट टेबल हो गई, एक आपकी टीचर टेबल हो गई। तो आपको उन्हें कनेक्ट करने के लिए आपने लिंक्स का यूज कर लिया, जैसे कि हमारा एसक्यूएल के अंदर होता था, ठीक है। तो इन अ कॉन्टैक्ट ऐप कोड डेटा स्टोर नेम्स एंड फोन नंबर, ठीक है। जैसे कि कॉन्टैक्ट ऐप के अंदर हमारा जो कोड डेटा है वो नेम्स और फोन नंबर को स्टोर करता है। ये काफी इजी होता है इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है, आईओएस के अंदर। और ये लार्ज डेटा को हैंडल कर लेता है और ये आई क्लाउड के साथ भी सिंक हो जाता है, ठीक है। मतलब कि आपको मतलब कि अपने लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर नहीं करना, आपको क्लाउड के ऊपर स्टोर करना है, तो ये आई क्लाउड के साथ काफी इजीली सिंक हो जाता है सिंक्रोनाइज्ड वे में, ठीक है। अब हमारा आता है एसक्यूएल लाइट, ठीक है। तो आईओएस के अंदर एसक्यूएल लाइट कैसे काम करता है, तो आईओएस के अंदर एसक्यूएल लाइट की बात करें तो ये काफी लाइट वेट डेटाबेस है, ठीक है। ये हमें पता है, हमने एंड्रॉइड के अंदर देखा था एसक्यूएल लाइट के बारे में। ये क्या करता है, डेटा को टेबल्स के अंदर स्टोर करता है, और उसको अगर आपको कमांड वगैरह देनी है तो आप एसक्यूएल क्वेरी से कमांड दे सकते हो, ठीक है। ये काफी सिंपल होता है, इसके अंदर कोई भी सेटअप नहीं करना होता, लाइट वेट होता है और स्मॉल डेटा के लिए काफी अच्छा होता है, ठीक है। बट अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो कोर डेटा हमारा सेटअप मॉडल इन एक्सपोर्ट यूज एनएफ मैनेज ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आप इसका जो मॉडल है वो आप एक्सपोर्ट के अंदर इजीली सेटअप कर सकते हो।
और ये एनएस मैनेज ऑब्जेक्ट का यूज करता है, ठीक है। बट एसक्यूएल लाइट हमारा जो है वो छोटे डेटा के लिए है, और ये नेटिव एपीआईज का यूज करता है एसक्यूएल लाइट की, ठीक है। और आप क्वेरीज को भी रन करा सकते हो इसमें। तो ये हमारा कंपैरिजन है दोनों के बीच में। क्योंकि मैंने कंपैरिजन इसके लिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो पीवाई क्यू आया हुआ था 2 नंबर का, कि कंपेयर कोर डेटा एंड एसक्यूएल लाइट इन आईओएस, ठीक है। तो आप ये 2 नंबर के अंदर तो बता के आ ही पाओगे कि कोर डेटा एंड एसक्यूएल लाइट क्या है, ठीक है। कोर डेटा बेसिकली हमारा जो एप्पल डिवाइस है उसका, ठीक है। और हमारा जो एसक्यूएल लाइट है वो हमारा अलग से जो डेटाबेस है वो। दोनों ही आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लोकेशन अवेयर एप्लीकेशंस यूजिंग कोड लोकेशन एंड ऐप मैप किट, ठीक है। जैसे कि अभी हमने डेटाबेस को सेटअप किया था कोर डेटा और SQL लाइट से, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे जो लोकेशन अवेयर एप्लीकेशन है लाइक मैप मैप का एप्लीकेशन है, या फिर आपका रैपिडो है, या फिर आपका उबर है, ठीक है, जिसके अंदर मैप का यूज होता है, ठीक है। या फिर कोई आपका ऐसा है, ऐसा मतलब एप्लीकेशन है जो कि आपको नियर बाय स्टोर्स को शो कराता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, लोकेशन, यहाँ पर आपका मैप का यूज होता है। तो आप मैप को यहाँ पर यूज करते हो एप्लीकेशन के अंदर, या तो आप कोड लोकेशन का यूज करते हो या तो आप मैप किट का यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आपको ऐप iOS के अंदर यूज करना होता है तो आपको दोनों का यूज करना पड़ता है, ठीक है। कोर लोकेशन आपको जीपीएस की तरह लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देता है, और आपको मैप किट क्या करता है, उस लोकेशन की हेल्प से आपको मैप के अंदर शो कराता है, आपको विजुअली दिखाता है कि आप कहाँ पर हो, ठीक है। तो व्हाट आर लोकेशन अवेयर एप्लीकेशंस, ये हमारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि यूज योर लोकल लोकेशन फॉर फीचर्स लाइक शोइंग नियर बाय शॉप्स। कोर लोकेशन एंड मैप किट आर iOS टूल्स फॉर दिस, ठीक है। ये दोनों ही हमारे टूल्स हैं iOS के अंदर। तो कोर लोकेशन की बात करें तो ये हमारा क्या करता है, लोकेशन डेटा, मतलब कि ये लोकेशन का जो डेटा है लाइक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जीपीएस या वाईफाई की हेल्प से आपको दिलवाता है। और जियो फेंसिंग आपको प्रोवाइड कराता है, लाइक आप कहीं पर एरिया में ऐसे में मतलब एंटर कर रहे हो तो वहां पर आपको अलर्ट मिल जाता है, तो कि लाइक आप गाजियाबाद में आ चुके हो, आप आगरा में आ चुके हो। और आपको कंपास हेडिंग भी प्रोवाइड कराता है कौन, कोर लोकेशन। तो जैसे कि आप फिटनेस ऐप के अंदर क्या करता है, कोर लोकेशन आपकी जो रनिंग रूट है उसे ट्रैक करता है। तो कोर लोकेशन इतना इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी बेसिकली जो आपकी लोकेशन है ना वो आपको प्रोवाइड करा के देता है, ठीक है। अब मैप किट क्या करता है, वो जो आपको लोकेशन मिली है उसके हिसाब से आपको डिस्प्ले करता है मैप। और आप जहाँ पर हो वहाँ पर मार्कर ऐड कर देगा, या फिर नियर बाय स्टोर पे मार्कर ऐड कर देगा, आपको जहाँ से लेकर जहाँ तक का रूट चाहिए वो आपको डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। तो एप्पल मैप इंटीग्रेशन एनोटेशंस, ठीक है, यहाँ पर आपको एप्पल मैप इंटीग्रेशन मिल जाता है मैप किट के अंदर। और एनोटेशंस मिल जाते हैं आपको, पिंस वगैरह मिल जाते हैं जो भी आपको शो कराना है, ठीक है। और उबर शोज ड्राइवर लोकेशन ऑन अ मैप, जैसे कि आपको उबर जो है वो ड्राइवर की लोकेशन शो कराता है ना मैप के ऊपर, तो वो मैप किट की हेल्प से ही शो करा रहा होता है, ठीक है। तो आप मतलब कोर डेटा के से जो आपको लोकेशन मिली है मैप किट उसका यूज करके आपको वो मैप के अंदर आपकी लोकेशन को डिस्प्ले कराता है, ठीक है। तो क्रिएट समझ में आ गया होगा। अब इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको यूजर से रिक्वेस्ट लेनी पड़ेगी कि आपकी क्या मैं लोकेशन को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। या तो आप लोकेशन को जब आप ऐप को ओपन करो तभी आप एक्सेस करवा रहे हो, या फिर आप हमेशा उसकी लोकेशन को एक्सेस करवा रहे हो, ठीक है। यूज कोर लोकेशन फॉर पोजीशन मैप किट फॉर डिस्प्ले, ठीक है। अब आपने पोजीशन के लिए कोर लोकेशन को यूज करना है, और आपको मैप किट के लिए मैप किट यूज करना है डिस्प्ले करने के लिए उस कोर लोकेशन को, ठीक है। और हैंडल एक्यूरेसी, आपको इंडोर एंड आउटडोर दोनों की एक्यूरेसी को हैंडल करना है। इंडोर के लिए आप आई बीकॉन टू उसका डिवाइस का यूज कर सकते हो, और आउटडोर तो आपको अच्छे से लोकेशन मिल ही जाती है, ठीक है। आई बीकॉन टूल्स क्या है और डिवाइस क्या है वो हम अभी देखते हैं। ये हमारा पीवाईक्यू में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज आई बीकॉन। तो आई बीकॉन एक हमारा एप्पल का एक डिवाइस होता है जो कि आपको इंडोर लोकेशन इजीली दे देता है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का हेल्प से, ठीक है। तो इट यूजेस स्मॉल डिवाइसेस लाइक बीकॉन्स, हमारे आपने देखे होंगे, ठीक है, अगर आपने एप्पल का स्टोर यूज किया एप्पल डिवाइस को, दैट ब्रॉडकास्ट सिग्नल टू आईफोन्स अनेबलिंग एप्स टू डिटेक्ट प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। मतलब कि आपकी जो लोकेशन है ना वो इजीली मतलब ट्रैक कर पाता है उस डिवाइस से, ठीक है, इंडोर के अंदर। मतलब जीपीएस से आपको इंडोर लोकेशन इजीली नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो मतलब प्रिसाइज वे में नहीं मिल पाती है, मिल तो जाती है, बट आप बीकॉन्स का अगर यूज करते हो तो आपको काफी प्रिसाइज वे में मिल जाती है, ठीक है। अब आता है हमारा पीवाईक्यू 10 मार्क्स के अंदर, हाउ टू बिल्ड एन लोकेशन बेस्ड ऐप दैट गोज वे बियॉन्ड जीपीएस इन iOS, ठीक है। मतलब जीपीएस से भी मतलब ज्यादा टेक्नोलॉजीज का यूज करके कैसे एक लोकेशन बेस्ड ऐप को बनाते हो, ठीक है। तो बिल्डिंग अ लोकेशन बेस्ड ऐप बियॉन्ड जीपीएस इन iOS, जीपीएस इज बेसिक फॉर लोकेशन, ठीक है, बट एडवांस ऐप यूज मोर टूल्स, ठीक है। तो अब बेसिक तो हमारा जीपीएस होता है, बट जो हमारे एडवांस ऐप है वो
जो और भी टूल्स का यूज करते हैं। हियर्स हाउ टू बिल्ड अ स्टोर फाइंडर ऐप दैट डिटेक्ट इंडोर पोजीशन, सेंड अलर्ट एंड यूजेस एआर। ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी का भी यूज करेगा वो। और हमारे ऐप का नाम रहने वाला है स्टोर फाइंडर। ठीक है, और वो क्या करेगा, इंडोर पोजीशन को काफी प्रिसाइज वे में आपको डिटेक्ट करके देगा, और आपको कोई भी अलर्ट है तो वो आपको सेंड करेगा। ठीक है, तो कोर टूल्स की बात करें तो सबसे पहला हमारा टूल है कोर लोकेशन फॉर बेसिक लोकेशन। आपको जीपीएस से जो डेटा है वो आपको मिल गया, बट आप उसे क्या करोगे, वाईफाई टावर्स, वाईफाई या फिर सेल टावर से आप क्या करोगे, उसे कंबाइन करोगे जिससे कि आपको एक्यूरेसी मिल पाए। ठीक है, और आई बिकॉन्स का आप यूज करोगे इंडोर प्रिसीजन के लिए, और आई बिकॉन के बारे में मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप मैप किट का यूज करोगे फिर विजुअलाइजेशन के लिए। अब आपने मतलब कोर लोकेशन और आईबीकॉन की हेल्प से आपने लोकेशन को डिटेक्ट कर लिया कि आपको डेटा मिल गया कि लोकेशन है कहाँ पे। ठीक है, पर आपको उस लोकेशन को विजुअलाइज भी तो करवाना पड़ेगा, यूजर को दिखाना भी तो पड़ेगा। तो आप उस वो आप किससे दिखाओगे, मैप किट की हेल्प से उसे आप शो कराओगे। ठीक है, या तो आप पिन्स का यूज कर सकते हो, या तो आप रूट्स का यूज कर सकते हो, या फिर आप 3D व्यू दिखा सकते हो। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, एयर किट का यूज करोगे। एयर किट की हेल्प से आप ऑगमेंटेड रियलिटी के हिसाब से आप जो वर्चुअल एलिमेंट्स हैं उन्हें आप रियल वर्ल्ड्स के अंदर ऐड करोगे। ठीक है, जैसे कि आपने वो देखा होगा Amazon पे जब आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो तो क्या होता है कि उस प्रोडक्ट को आप अपने घर में कैसा दिख रहा है वो आप शो करा सकते हो। ठीक है, वो ऑगमेंटेड रियलिटी की हेल्प से आप शो करा सकते हो। ठीक है, मतलब कि आप कोई आपने कोई फोटो खरीद रहे हो। ठीक है, तो आप दीवार पे ऐसे कैमरा ले जाके आप दिखा सकते हो, देख सकते हो कि वो फोटो मेरे वॉल पे कैसा दिखेगा। ठीक है, या फिर आप जैसे मैप की बात करें तो आप मैप के अंदर कोई स्टोर को ढूंढ रहे हो या फिर कुछ मतलब ढूंढ रहे हो, तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी के हिसाब हेल्प से वो आपको वहां पे वो लोकेशन शो करा के दिखाएगा। ठीक है, यूज एआर सेशन विथ कोर लोकेशन फॉर एआर ओवरलेस। आप एआर सेशंस का भी यूज कर सकते हो अगर आपको कोर लोके यूज एआर सेशन विथ कोर लोकेशन, आपको कोर लोकेशन के साथ एआर 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 सेशंस का भी यूज कर सकते हो अगर आपको एआर ओवरलेस चाहिए, मतलब कि आपको वो जो लोग आपका जो पीछे विजुलाइज आपका जो मैप का लोकेशन है उसके ऊपर अगर आपको कोई एलिमेंट को ओवरले कराना है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। तो ये हमारे कुछ मतलब एडवांस टूल्स हैं जिनको आप यूज करते हो अगर आप अच्छा सा एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो। फिर आप जियो फेंसिंग या फिर नोटिफिकेशन का यूज करते हो अगर आप किसी बाउंड्री के अंदर, वर्चुअल बाउंड्री के अंदर अगर आप चले जाते हो, वहां पर आपको कोई अलर्ट चाहिए तो आपको वो अलर्ट दे देता है कि यहाँ पर कुछ है। ठीक है, जैसे कि आपने मतलब कि आपने कोई लोकेशन डाला कि भाई मुझे ना यहाँ पे जाना था, कोई शास्त्री नगर डाला। ठीक है, शास्त्री नगर कोई एक इतना बाउंड्री के अंदर आता है। ठीक है, तो आप जैसे उस बाउंड्री के अंदर एंटर करते हो तो वो क्या करता है, सीएल रीजन की हेल्प से एक आपको वर्चुअल बाउंड्री बना के दे देता है। ठीक है, जैसे ही आप उस बाउंड्री के अंदर एंटर करते हो आपको एक अलर्ट मिल जाता है कि भाई ये आप इसके अंदर आ चुके हो। ठीक है, या फिर कोई नियर बाय स्टोर है वहां पर आप पहुंच गए हो तो वहां पर आपको अलर्ट मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन विद अदर सर्विसेज, अगर आप कोई भी अदर सर्विसेज के साथ अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो आप उस अदर सर्विसेज को भी इंटीग्रेट कर सकते हो। सिंक्रोनाइजेशन विद सर्वर फॉर रियल टाइम डेटा। ठीक है, तो आप सर्वर्स के साथ भी उसे सिंक कर सकते हो अगर आपको रियल टाइम डेटा चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से बिल्ड होता है एक लोकेशन बेस्ड ऐप बियॉन्ड जीपीएस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे टूल्स आपको बता के आने हैं। अब कौन कौन से ऐसे टेक्निकल स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करने हैं, सबसे पहले लोकेशन को आपको चाहिए। ठीक है, फिर आपको लोकेशन मैनेजर को सेटअप करना है। ठीक है, फिर आपको आईबीकॉन को मॉनिटरिंग ऐड करनी है, फिर आपको डिस्प्ले करना है मैप किट व्यू के ऊपर, फिर आपको एआर किट का यूज करना है या फिर एआर सेशन का यूज करना है एआर फीचर के लिए, और फिर आपको अपनी बैटरी प्राइवेसी इन सब चीजों को हैंडल करना है। ठीक है, तो काफी इजी इजी स्टेप्स हैं और आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा 10 मार्क्स में एक और पीवाईक्यू आया हुआ था कि डिजाइन एन iOS एप्लीकेशन विद लोकेशन अवेयर फीचर्स यूजिंग कोर लोकेशन एंड मैप किट, डिस्कस द टेक्निकल कंसिडरेशन इन्वॉल्व। तो अब एक iOS एप्लीकेशन बिल्ड करनी है जो कि लोकेशन अवेयर फीचर्स के साथ हो, और वहां पर आपको कोर लोकेशन और आपको मैप किट का यूज करना है। ठीक है, और आपको बाद में ये भी बताना है कि कौन कौन से टेक्निकल कंसिडरेशन है जो कि आपको रखने हैं। ठीक है, इन्वॉल्व रखने हैं। तो अगर आप नियर बाय इसको इस एक्सप्लोरर नाम से कोई ऐप iOS ऐप को बिल्ड कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिस हेल्प सबसे पहले आपको उसका फीचर बता देता हूँ। दिस ऐप हेल्प्स यूजर फाइंड नियर बाय प्लेसेस लाइक रेस्टोरेंट्स पार्क यूजिंग लोकेशन। ठीक है, और इसका फीचर ये है कि आपको ये करंट पोजीशन आपकी दिखा देगा, आपको नियर बाय जो भी आपको सर्च कर रहे हो आप वो दिखा देगा, और आपको मैप को डिस्प्ले करवाएगा और आपको डायरेक्शन भी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, ये सारे इसके फीचर होंगे और आप यहाँ पर दो चीजों का यूज करोगे, कोर लोकेशन का और आप मैप किट का। ठीक है, जैसे कि आपका गूगल मैप है बिल्कुल उसकी तरह। तो ऐप का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, एक आपकी मेन स्क्रीन होगी जिसके अंदर आपको आपकी लोकेशन जो है वो दिख रही होगी पिन की हेल्प से, और ठीक है, और सर्च एक एक आपकी सर्च स्क्रीन होगी जहां पर आपका इनपुट प्लेस होगा, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर गूगल मैप के अंदर होता है कि ऊपर आपको एक इनपुट के लिए आपको
बटन मिल जाता है, ठीक है। वहां पर आप क्या करते हो, क्लिक करते हो और आप वहां पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो जो भी आपको देखना है, ठीक है। वहां पर आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। फिर आपको एक डिटेल स्क्रीन मिल जाएगी, ठीक है, जिसके जो भी आप रिजल्ट को सर्च करोगे, जो भी आप उस पर क्लिक करोगे, वहां पर आपको उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन, उसके रूट्स जो भी हैं वो सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। ये तीन आपकी स्क्रीन रहने वाली हैं। अब आप इसके क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे यूजिंग कोर लोकेशन एंड मैप किट। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोर लोकेशन फॉर पोजीशन, ठीक है। आपको पोजीशन के लिए क्या करना है, कोर लोकेशन का यूज करना है। तो आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा CL लोकेशन मैनेजर टू गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर आपको जीपीएस की हेल्प से यूजर की लोकेशन को फाइंड आउट करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा CL लोकेशन मैनेजर। फिर आपको यूजर से भाई परमिशन माननी है कि क्या मैं आपका लोकेशन को एक्सेस कर सकता हूँ, तो हाँ वो बोल देगा, तो ठीक है। अगर आपको लोकेशन की परमिशन मिल जाती है देन आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आपको वहां पर क्या करना है, मैप किट की हेल्प से उस लोकेशन को आपको बंदे को दिखा देना है, ठीक है। तो यूज MK मैप व्यू टू शो एप्पल मैप, एड पिंस फॉर नियर बाय प्लेसेस, कैलकुलेट रूट विथ MK डायरेक्शंस, ठीक है। तो आप MK मैप व्यू का यूज करके एप्पल मैप आप शो करा दोगे, और आप जो भी आजू बाजू आपके रूट आपने फाइंड आउट करें प्लेस के लिए, वो आप MK डायरेक्शन के हेल्प से आप उस रूट को भी कैलकुलेट करके उसे बता दोगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा इंटीग्रेशन। अब आपको क्या करना है, कोल लोकेशन फीड्स पोजीशन टू मैप किट, सर्च यूजेस MK लोकल सर्च फॉर नियर बाय रिजल्ट्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे इस तरीके से इंटीग्रेशन करना है कि आपका जो कोड लोकेशन है वो पोजीशन को फीड कर रहा हो MK किट को, कि वो इजीली उस लोकेशन को लेकर वो आपको विजुअली दिखा पाए। और आपको MK लोकल सर्च का यूज करना है अगर आपको नियर बाय रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिख कर आनी है एग्जाम के अंदर। ये सारे तीन स्टेप थे। सबसे पहले कोड लोकेशन था हमारा पोजीशन के लिए, वहां पर आपने क्या मेन यूज किया, CL लोकेशन मैनेजर का यूज किया, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, मैप किट का यूज किया डिस्प्ले कराने के लिए। यहाँ पर आपने एप्पल मैप को यूज करने के लिए आपने MK मैप व्यू का यूज किया। और आपने क्या किया, आपको अगर रूट्स को कैलकुलेट करना है तो आपने MK डायरेक्शंस का यूज किया, ठीक है। और आपने इंटीग्रेशन के लिए क्या यूज किया है, लोकल नियर बाय रिजल्ट्स को यूज करने के लिए क्या किया है, MK लोकल सर्चेस का यूज किया, मैपकिट लोकल सर्च का यूज किया है, ठीक है। तो ये हमारे सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब कौन कौन से टेक्निकल कंसिडरेशन है जो कि आपको रखने हैं जब भी आप ऐसा ऐप को बिल्ड कर रहे हो। सबसे पहले एक्यूरेसी एंड बैटरी का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो जीपीएस जो है वो बहुत ज्यादा बैटरी लेता है, तो आपको उसे लो एक्यूरेसी मोड्स पे हमेशा यूज करना है अगर आपका कोई भी फीचर ऐसा है जो कि ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। फिर आपको प्राइवेसी का ध्यान रखना है, हमेशा यूजर से उसकी परमिशन को मांगना ही है। और अगर वो डिनाइल कर रहा है तो उसे अच्छे से हैंडल करना है, उसे एरर शो कराना है, ठीक है। और ऑफलाइन सपोर्ट की बात करें तो आपको मैप को कैचेस के अंदर स्टोर रखना है, जिससे कि आप बिना इंटरनेट के भी एरियाज में आप इजीली मैप को एक्सेस कर पाओ। फिर आपको डिवाइस कॉम्पेटिबिलिटी रखनी है, ठीक है, जैसे कि आईफोन, आईपैड और इन सारी साइजेस में वो इजीली चल पाए, ठीक है, जो भी आपका ऐप है। सिक्योरिटी का हमेशा ध्यान रखना है, आपको लोकेशन को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है, जो भी लोकेशन डेटा होता है यूजर का, और उसे ब्रीचेस से बिल्कुल बचा के रखना है, ठीक है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको हमेशा लोकेशन को अपडेट करना है, जब भी यूजर मांगे तभी अपडेट करना है, ठीक है। और जिससे क्या होगा कि हमारा जो लैग्स हैं वो अवॉइड होंगे, ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी हमेशा, ठीक है। आप हमेशा ही अपडेट करने में लगे रहोगे तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो आपको ये अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन था 10 मार्क्स में आया हुआ था, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया सारी चीजें, ठीक है, पूरा ऐप का स्ट्रक्चर। फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन देखा, फिर हमने टेक्निकल कंसिडरेशन देखा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंटीग्रेटिंग कैलेंडर एंड एड्रेस बुक विद सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। अब हमारी जितनी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस होती हैं उसके अंदर आपका जो कैलेंडर है उसे आपको इंटीग्रेट करना है, और आपको एड्रेस बुक को इंटीग्रेट करना है। कैलेंडर जो हमारा सिंपल कैलेंडर होता है जिसके अंदर डेट वगैरह होती है, जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें आपको इंटीग्रेट करनी है सोशल मीडिया के साथ। जैसे कि आपका जो फेसबुक है वो आपकी बर्थडे को शो कराता है, ठीक है, या फिर आपके दोस्त की बर्थडे है, या फिर किसी मैरिज एनिवर्सरी है, वो सारी चीजें आपको शो कराता है, वो कैलेंडर की हेल्प से शो कराता है, ठीक है। और फिर आता है हमारा एड्रेस बुक, जो कि हमारा कॉन्टैक्ट होता है ना, वो फोन के अंदर वो हमारा एड्रेस बुक होता है, ठीक है। तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके जो कॉन्टैक्ट्स में हैं, वो भी एप्लीकेशन अगर यूज करें तो आपको सजेशंस में मिल जाते हैं। आपने इंस्टाग्राम में देखा होगा कि आपको उनके सजेशंस आ जाते हैं, जो भी आपके कॉन्टैक्ट में अगर उनका अकाउंट अवेलेबल है और आपने उनको फॉलो नहीं किया है, ठीक है। तो वो आप कैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करते हो वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो दिस मींस कनेक्टिंग iOS कैलेंडर एंड कॉन्टैक्ट
विथ सोशल मीडिया एप्स लाइक शेयरिंग इवेंट्स और कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं iOS फॉर इंटीग्रेशन के अंदर? तो सबसे पहला आता है हमारा कैलेंडर, जिसको आप इवेंट किट फ्रेमवर्क की हेल्प से इंटीग्रेट कर पाते हो सोशल मीडिया एप्लीकेशन के अंदर। तो द कैलेंडर ऐप स्टोर्स इवेंट लाइक बर्थडे, मीटिंग्स एंड पार्टीज, इन सबको क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है। तो इवेंट किट हमारा एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि एप्पल का टूल है, जो कि ऐप को अलाउ करता है कि वो जो कैलेंडर के इवेंट्स हैं, इन सबको रीड कर पाए और उन्हें ऐड कर पाए, ठीक है, सोशल मीडिया के अंदर। तो इवेंट किट आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये क्या करेगा, इजीली इवेंट्स को फैच करेगा कैलेंडर से, फिर इवेंट्स को ऐड करेगा, और अगर आपको उन्हें एडिट या फिर डिलीट करना है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से काम होता है कैलेंडर इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, दूसरा आता है हमारा एड्रेस बुक। अब आपको अगर एड्रेस बुक को इंटीग्रेट करवाना है तो आपको कॉन्टेक्ट फ्रेमवर्क का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टोर्स पीपल्स इन्फो लाइक नेम्स, फोन नंबर एंड ईमेल्स, ये सारी चीजें वहां पर स्टोर होती हैं एड्रेस बुक के अंदर। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फ्रेमवर्क आपके ऐप को अलाउ करता है कि वो आपकी कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर पाए, एक्सेस कर पाए। ठीक है, उसमें भी आपको बिल्कुल ऐसे ही बना कर आना है, फैच कॉन्टैक्ट, ऐड कॉन्टैक्ट, एडिट और डिलीट कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है, इवेंट किट एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट फ्रेमवर्क। अब ये आप कैसे इंटीग्रेशन करोगे, उसको वर्क कैसे करता है, स्टेप बाय वो देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यूजर की परमिशन मांगनी है। ठीक है, कि भाई यूजर चाहता भी है कि नहीं चाहता इंटीग्रेट करवाना। ठीक है, तो आपने उससे मांग लिया कि भाई अगर आप इंटीग्रेट करवाना चाहते हो तो वो अलाउ कर देगा, अदरवाइज जो iOS है ना वो काफी प्राइवेसी के रिस्ट्रिक्ट है, तो आपको हमेशा यूजर की परमिशन मांगनी ही पड़ेगी। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, अब आपको परमिशन मिल गई है, इफ अलाउड द ऐप यूजेस इवेंट किट फॉर कैलेंडर एंड कॉन्टैक्ट फ्रेमवर्क का यूज करेगा एड्रेस फ्रेमवर्क, एड्रेस बुक के लिए। ठीक है, तो आप वहां से आप डेटा को सेंड कर सकते हो या फिर फेच कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको स्टेप 3 में क्या करना है, उन्हें सोशल मीडिया से कनेक्ट करना है। उसको आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के टूल्स को यूज कर सकते हो, आप एपीआईज को या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को यूज कर सकते हो, अगर आपको डेटा को शेयर करना है या फिर डेटा को आपको चाहिए, ठीक है, गेट करना है डेटा को, तो आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हो सोशल मीडिया के साथ। फिर आपको क्या करना है, हमेशा उसे स्मूथ रखना है कि आपके अगर कोई भी डेटा सिंक जो है वो अच्छे से करेक्टली होना चाहिए, कोई भी डुप्लीकेट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, और कोई भी जो आपका फ़ोन है वो उस फीचर की वजह से स्लो डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। अब चैलेंजेस क्या क्या होते हैं इंटीग्रेशन के अंदर? सबसे पहला आपका प्राइवेसी कंसर्न आता है कि आपके कैलेंडर से इवेंट्स वगैरह जो है वो जा रहे हैं सोशल मीडिया एप्लीकेशन के लिए, तो वो कहीं प्राइवेसी कंसर्न ना आ जाए, आपका जो ब्रीच ना हो जाए डेटा। दूसरा आता है सिंक कॉन्फ्लिक्ट्स, कि भाई अगर डुप्लीकेट कोई डेटा है, ठीक है, मतलब कि कोई प्रिया नाम का, मतलब कि भाई आपके में दो कॉन्टेक्ट्स हैं, ठीक है, और दोनों की जो बर्थडे है वो अलग अलग है, ठीक है, या फिर सेम है, ठीक है, तो वो कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए। ठीक है, फिर आता है हमारा बैटरी एंड नेटवर्क यूजेस। ठीक है, अगर आप इनका यूज कर रहे हो तो आपकी जो बैटरी है वो ज़्यादा जाएगी और नेटवर्क जो है वो भी ज़्यादा यूजेस होगा, तो उसको भी आपको अच्छे से मतलब हैंडल करना पड़ेगा। ये हमारा टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर होगा। अब इसका हमारा एक 2 मार्क्स में वीवाईक्यू आया था और एक हमारा 10 मार्क्स में वीवाईक्यू आया था। तो देखो 2 मार्क्स में आया था, डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेटिंग कैलेंडर एंड एड्रेस बुक फंक्शनलिटी विद सोशल मीडिया एप्लीकेशन इन iOS। तो ये हमने चैलेंजेस इंटीग्रेट करने के मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अच्छे से आप ये लिख कर आ जाओगे 2 मार्क्स के अंदर। 10 मार्क्स में ये आया था कि हाउ टू इंटीग्रेट द एड्रेस बुक एंड कैलेंडर विद सोशल मीडिया एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको ये जो स्टेप्स हैं वो आपको बताकर आने हैं। ठीक है, आप इसमें कैसे कर सकते हो ना, कि आप एक बार तो स्टेप्स बता दो एड्रेस बुक के लिए और एक बार स्टेप बता दो आप इवेंट वो उसके लिए क्या बोलते हैं, ये कैलेंडर के लिए। ठीक है, और आपको यहाँ पर ये जो है ना एक एग्जाम्पल भी बाद में समझा कर आना था, तो ये जो एग्जाम्पल है मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे शो करा दिए हैं, तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। काफी इजी इजी एग्जाम्पल है, आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएंगे। बस जो ये स्टेप्स है ना इनके अंदर आपको कोई भी एक ऐप को क्रिएट करते हुए बता देना है। ठीक है, तो इजीली आपको समझ में आ रहे होंगे, आप इजीली उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जो भी नोट्स बाय करता है उसको उसके साथ मिल जाएंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब आता है हमारा वाईफाई। आप कैसे अपने एप्लीकेशंस के अंदर वाईफाई का यूज़ करते हो, ठीक है, और क्यों यूज़ करते हो? तो देखो वाईफाई का यूज़ करके आप ना यूज़र की जो लोकेशन है वो काफ़ी एक्यूरेसी की हेल्प से ले सकते हो। ठीक है, मतलब कि आप जो एक्यूरेट रहती है उसकी जो लोकेशन है वाईफाई की हेल्प से। ठीक है, और वाईफाई कनेक्ट्स एप्स टू इंटरनेट, ये तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है कि वाईफाई जो है एप्स को इंटरनेट से कनेक्ट करता है फॉर डेटा लाइक अ ब्रिज टू सर्वर्स। ठीक है, तो आप मतलब कि इंटरनेट से कोई भी डेटा को ले सकते हो या फिर शेयर कर सकते हो वाईफाई की हेल्प से। iOS यूजेस रीचेबिलिटी और नेटवर्क फ्रेमवर्क। ठीक है, अगर आप iOS के अंदर वाईफाई को इंटीग्रेट कर रहे हो तो आप रीचेबिलिटी या फिर आप नेटवर्क फ्रेमवर्क का यूज करके कर सकते हो। ठीक है, और आप मतलब हमेशा आपको क्या करना है, कनेक्शन को चेक
चेक करना है कैसे इंप्लीमेंट होता है, तो आपको हमेशा कनेक्शन को चेक करके रखना है कि कनेक्शन आपका टूटे ना वाईफाई से। फिर आपको डेटा को फैच करना है, फिर आप उसे हैंडल, और आपको हमेशा जो वाईफाई से आपने डेटा को लिया है उसे कुछ कैचे के अंदर भी रखना है कि आप यूजर हमेशा परेशान ना हो, ऑफलाइन भी आप उसे मतलब यूज करवा पाओ, ठीक है। अनेबल ऑनलाइन फीचर्स बट एप्स मस्ट हैंडल नो वाईफाई, ठीक है। आपका जो वाईफाई है उसकी हेल्प से आप ऑनलाइन फीचर्स को तो अनेबल कर देते हो, बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो ऐप है वो आपका नो वाईफाई पे भी चल पाए, ठीक है, कुछ देर के लिए, या फिर यूजर को मतलब एटलीस्ट मतलब बोर ना करे, ठीक है। तो ये वाईफाई का काफी छोटा सा टॉपिक था, और आप अपने हिसाब से भी बताकर आ सकते हो, अभी तक कहीं PYQ के अंदर आया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आईफोन मार्केट प्लेस। अब आईफोन मार्केट प्लेस क्या है भाई? देखो, एक हमारा प्ले स्टोर होता है एंड्रॉइड के लिए जहाँ पर आपको सारी एप्स मिल जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा आईफोन के अंदर एक मार्केट प्लेस होता है जिसे हम कहते हैं ऐप स्टोर, ठीक है, जहाँ पर आपको सारे एप्लीकेशन मिल जाते हैं। ऐप स्टोर का बहुत ज़्यादा मतलब हाथ होता है भाई ऐप्स को अच्छे सा इम्प्रूव करने में, इनोवेटिव बनाने में, ठीक है। अगर ऐप स्टोर ऐसे एप्लीकेशंस को प्रमोट करेगा जिसके अंदर ज़्यादा फीचर्स नहीं है, इनोवेशन नहीं है, तो सारे जो एप्लीकेशंस है वो ऐसे ही बनने लगेंगे। बट ऐप स्टोर ऐसे एप्लीकेशन को प्रमोट करेगा जो कि काफ़ी अच्छे हैं, उनके अंदर फीचर्स अच्छे हैं, एप्लीकेशन का जो डेवलपमेंट लेवल है ना वो भी अच्छा ही रहेगा, ठीक है। तो इट्स अ ऐप स्टोर, ठीक है। आईफोन मार्केट प्लेस क्या है? ऐप स्टोर है। apps platform, Apple's platform for downloading apps. It has millions of apps with trends like AI integration and privacy focus, ठीक है। तो ऐप स्टोर इन सब चीज़ों ट्रेंड्स के साथ काम करता है, AI इंटीग्रेशन एंड प्राइवेसी फोकस के साथ बहुत सारे ऐप्स हैं, और अब तक प्लेटफॉर्म पे मिलियंस ऑफ ऐप्स हैं, ठीक है। अब सबमिशन की बात करूँ तो जब भी कोई डेवलपर अपना जो ऐप है वो सबमिट करता है तो वहाँ पर जो है एप्पल उसे अच्छे से क्वालिटी के लिए रिव्यू करता है, ठीक है। और मोनेटाइजेशन की बात करें तो आप उसके अंदर इन ऐप परचेजेस रख सकते हो, या फिर आप एड्स को रन करा सकते हो अगर आपको मोनेटाइजेशन चाहिए। इन ऐप परचेजेस मतलब कि आपका जो ऐप है वो फ्री रहने वाला है, बट आप उसके अंदर कुछ चीज़ें सेल कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप एड्स को रन करा सकते हो अपने एप्लीकेशन के अंदर जिससे आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका जो स्टेप्स होते हैं, मतलब आईफोन को आईफोन मार्केट प्लेस पे अपलोड करने के ऐप को। तो सबसे पहले क्या है कि जो डेवलपर है वो अपलोड करता है ऐप स्टोर कनेक्ट पे अपना जो एप्लीकेशन है वो, ठीक है। फिर क्या होता है, उसको 1 से 2 वीक तक एप्पल स्टोर जो कॉन्टेक्ट टीम है उसे क्या करती है, रिव्यू करती है अच्छे से, ठीक है, 1 से 2 वीक तक। फिर आपको जो वो अगर क्लेम हो जाता है, वो अप्रूव हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो जाता है यूजर्स के लिए, ठीक है। ऐप स्टोर से कोई भी उसे डाउनलोड कर सकता है। अब ट्रेंड्स की बात करें 2025 की, तो आपके सामने AI ऐप्स आपको मिल जाएंगे, हेल्थ फीचर्स वाले ऐप मिल जाएंगे, या फिर आपको सस्टेनेबल डिजाइन भी वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। जो हमारे 2025 के ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आता है हमारा PYQ जो कि 10 मार्क्स में पूछा गया था। यहाँ पर आया था कि इवेल्युएट द रोल ऑफ आईफोन मार्केट प्लेस इन शेपिंग ट्रेंड्स इन iOS एप्लीकेशन डिजाइन एंड डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि जो ऐप स्टोर है अगर वो इनोवेटिव और अच्छे डेवलपमेंट वाले ऐप को जो है वो प्रमोट करेगा तो ऐसे ही एप्लीकेशन बिल्ड होंगे। बट अदरवाइज वो नहीं करेगा तो ऐसे एप्लीकेशन जो उनका जो लेवल है डेवलपमेंट का वो डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए वो काफ़ी अच्छा रोल होता है, ठीक है, तो उसे हमें इवेल्युएट करना है। सबसे पहले हम बात करें तो ऐप स्टोर इन्फ्लुएंसिंग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सिंस 2008, 2008 से वो क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को। तो शेपिंग ट्रेंड्स की पहले बात करें तो डिज़ाइन ट्रेंड्स, तो यहाँ पर की जो ऐप स्टोर है वो एनकरेज करता है क्लीन इंट्यूटिव डिज़ाइन को, ठीक है, जो कि ईजी टू यूज़ है। जैसे कि हमारे जो टिकटॉक है उसने वर्टिकल स्क्रोलिंग को लाया, ठीक है, मतलब कि टिकटॉक के अंदर जो स्क्रॉलिंग है वो वर्टिकली होती है, ठीक है। तो उससे जो हमारे सोशल ऐप्स हैं, ठीक है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो इन्फ्लुएंस हुए और उन्होंने वैसे वर्टिकल स्क्रॉलिंग के लिए चीज़ों को ऐड किया, ठीक है, जैसे कि रील्स को ऐड किया, ठीक है। इंस्टाग्राम में पहले क्या होता था, क्राउजर्स वगैरह होते थे, अब भी हैं क्राउजर्स, उसमें क्या होता था, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल होता था, ठीक है। फिर आता है हमारा डेवलपमेंट ट्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है ऐप स्टोर ने स्विफ्ट को ज़्यादा प्रमोट किया ओवर ऑब्जेक्टिव सी, जिससे कि जो हमारे ऐप्स हैं वो फास्ट हो, ठीक है। फिर मोनेटाइजेशन ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस आया, इन ऐप परचेजेस आए, जैसे कि नेटफ्लिक्स मॉडल है, नेटफ्लिक्स को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, फ्री में। बट
वहां पर जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है कि आप उसे सब्सक्राइब करके ही जो उसके अंदर जो डेटा है, जो भी मूवीज वगैरह है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। फ्री एप्स विथ पेड फीचर्स, ठीक है। तो फिर आता है हमारा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न को जो है वो बहुत बढ़ावा दिया, ठीक है। प्राइवेसी जो भी मतलब एप्स हैं उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है, अगर नहीं है तो फिर आप ऐप को वहां पर अपलोड नहीं कर सकते ऐप स्टोर पे, ठीक है। इनोवेशन की बात करें तो यहाँ पर जो ट्रेंड्स हैं एआई एंड हेल्थ, उन्हें क्या किया गया, क्या बोलते हैं, हाईलाइट्स किया गया, मतलब ऐप स्टोर के अंदर या फिर आपने प्ले स्टोर के अंदर भी देखा होगा। अब अलग सेक्शन बन चुके हैं एआई एप्स के लिए, ठीक है, जो कि आप उस पर क्लिक करो और आपको एआई वाले एप्स मिल जाएं, ठीक है। वो इजीली लोग उसे सर्च कर पाए इसके लिए, ठीक है। तो अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं है तो प्लीज़ यार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहते हैं, ठीक है। और आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, ठीक है। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्विफ्ट इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स। अब हम स्विफ्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके फीचर्स क्या क्या हैं वो हम देखेंगे, जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव सी के देखे थे। तो स्विफ्ट के फीचर पहले तो मैं आपको बता दूं, स्विफ्ट एक हमारी जैसे ऑब्जेक्टिव सी पहले यूज होती थी iOS डेवलपमेंट के लिए, अब हमारी स्विफ्ट यूज होती है। स्विफ्ट हमारी एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एप्पल ने क्रिएट करी थी 2014 के अंदर iOS एप्स को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो बिफोर स्विफ्ट डेवलपर यूज ऑब्जेक्टिव सी विच वाज ओल्डर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी वो, और वो थोड़ी पुरानी है, तो उसके अंदर जो ऐप बिल्ड होते हैं वो ज्यादा फास्ट नहीं होते। बट जो स्विफ्ट के अंदर ऐप बिल्ड होते हैं वो काफी फास्ट होते हैं। और जो स्विफ्ट है वो हमारी गो टू लैंग्वेज है iOS एप्स के लिए, बिकॉज ये काफी सिंपल है और वो ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। Swift is used in Xcode to create डिजाइनिंग स्क्रीन एडिंग लॉजिक, इन सब के लिए हमारा जो Swift है वो Xcode के अंदर यूज होता है। और कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, और आप इंटरनेट से भी कनेक्ट करने के लिए स्विफ्ट को यूज करते हो, ठीक है। तो स्विफ्ट इतने सारे आपको फीचर्स लाके देती है, तो इसके लिए वो काफी गो टू मतलब लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। की फीचर्स की बात करें स्विफ्ट की तो विद एग्जांपल्स, तो हमने एग्जांपल के साथ इसके लिए लिया है क्योंकि आगे एक पीवाईक्यू आया हुआ है 10 मार्क्स के अंदर, जिसके अंदर आपको स्विफ्ट लैंग्वेज के फीचर्स बताने हैं और आपको उसको एग्जांपल के साथ बताने हैं, ठीक है। तो स्विफ्ट लैंग्वेज की बात करें उसकी फीचर्स की, तो इसके अंदर सेफ्टी बहुत है, ठीक है। आपके जो एरर्स हैं वो पहले से प्रिवेंट हो जाते हैं बाय चेकिंग फॉर मिसिंग डेटा, मतलब कि आप जब भी यूजर को डेटा चाहिए होता है ना, ठीक है, तो उससे पहले वो एक बार स्विफ्ट क्या करता है, उसे चेक करता है कि अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो उसको वो हैंडल कर सके, ठीक है। अगर वो चेक नहीं करेगा, डायरेक्टली शो करा देगा, तो क्रैश भी पॉसिबल है, बट यहाँ पर ये काफी रिलायबल हो जाता है और आपको क्रैश जो है वो बिल्कुल अवॉइड कर देता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आपने एक कॉन्टैक्ट ऐप है आपके पास, और स्विफ्ट इसके अंदर क्या करेगा, चेक इफ अ फोन नंबर एग्जिस्ट बिफोर शोइंग इट, ठीक है। आपको फोन नंबर जब ही मिलेगा तब जब वो एग्जिस्ट करेगा, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपको फोन नंबर नहीं दिखाएगा, उसे वो हैंडल कर लेगा, ठीक है। वरना अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वहां पर क्रैशेस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पीड, काफी फास्ट है ऑब्जेक्टिव सी के कंपैरिजन में, और जिससे कि हमारे जो एप्स हैं वो काफी क्विकली लोड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि गेम एप्लीकेशन के अंदर जो स्विफ्ट है वो एनिमेशन कैरेक्टर एनिमेशन के लिए यूज होती है स्मूथली विदाउट लैग, ठीक है। थर्ड फीचर आता है हमारा रीडेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा स्विफ्ट का जो कोड होता है वो काफी सिंपल होता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है और रीड होता है, ठीक है। जो उसका सिंटैक्स है वो काफी क्लीन होता है। तो जैसे कि आपने एक टू शो मैसेज स्विफ्ट यूज प्रिंट हेलो, ठीक है, तो विच इज क्लियर देन ऑब्जेक्टिव सीज कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली प्रिंट हेलो कोई भी समझ पाएगा कि यहाँ पर हाँ हेलो प्रिंट हो रहा है, मैसेज शो हो रहा है हेलो, ठीक है। फिर आता है हमारा इंटर ऑपरेटिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा वर्क्स विथ ऑब्जेक्टिव सी, सो ओल्ड एप्स कैन ऐड स्विफ्ट फीचर्स, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव सी के साथ भी काम कर कर पाती है, ठीक है, कि जिससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव सी के अंदर अगर कोई ऐप लिखा हुआ है उसके अंदर आपको कोई नया फीचर ऐड करना है स्विफ्ट की हेल्प से, तो आप इजीली कर पाओ, ठीक है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती। तो एग्जांपल के लिए एन ओल्ड ऑब्जेक्टिव सी बैंकिंग ऐप एड्स अ स्विफ्ट बेस्ड पेमेंट फीचर, ठीक है, मतलब एक बैंकिंग ऐप है जिसके अंदर अगर आपको पेमेंट फीचर को ऐड करना है, ठीक है, जो कि ज्यादा सिक्योर है, ठीक है, स्विफ्ट स्विफ्ट के बेस पर, ठीक है। तो सिक्योर से हम स्विफ्ट से हम यूज करके उसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कॉन्करेंसी की बात, तो यहाँ पर हमारे जो मल्टीपल टास्क हैं वो हैंडल हो सकते हैं एट वंस, लाइक डाउनलोडिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा, ठीक है, वो इजीली एक टाइम पे ही हैंडल हो सकते हैं स्विफ्ट के अंदर। तो आप वीडियो ऐप जो कि एक साथ स्ट्रीम भी कर रहा है मूवी को और सब टाइटल्स को भी शो कर रहा है, ठीक है, एक साथ, तो ये स्विफ्ट की हेल्प से पॉसिबल है। प्लेग्राउंड की बात करें तो स्विफ्ट के अंदर आपको एक्स कोड के अंदर एक प्लेग्राउंड मिल जाता है जहां पर जो है डेवलपर्स जो हैं इजीली अपने जो कोड्स हैं उनको इजीली ट्राई कर सकते हैं और इजीली उन्हें अच्छे से प्रीव्यू कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर किसी कोडर को बटन्स के कलर को प्लेग्राउंड के अंदर टेस्ट करना है तो वो आराम से कर सकता है, ठीक है।
बिना शॉपिंग ऐप के अंदर ऐड करे और फिर उसे बाद में ऐड कर सकता है, ठीक है। अब हमारा पीवाईक्यू के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सप्लेन स्विफ्ट एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर आईओएस डेवलपमेंट। ये आप यहाँ से एक्सप्लेन कर दोगे जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया। फिर एंड डिस्कस इट्स की फीचर विद एग्जांपल्स। तो आप ये भी कर पाओगे, ठीक है। ये एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको की फीचर्स बता दिए सारे। एंड व्हाई इज इट प्रिफर्ड ओवर ऑब्जेक्टिव सी। अब आपने इतना पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव सी के बारे में भी पढ़ लिया, स्विफ्ट के बारे में भी पढ़ लिया, तो आप बता के आ सकते हो कि भाई क्यों इतनी ज्यादा प्रेफर करते हो, ठीक है। मैंने जो आपको यहाँ पर ये फीचर्स बताए ना, इन्हीं की हेल्प से आपको समझा कर आ जाना है, ठीक है। कि जो हमारी स्विफ्ट है वो ज्यादा सेफर है देन ऑब्जेक्टिव सी। स्विफ्ट जो है ज्यादा फास्ट है, स्पीड है उसके अंदर इन कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव सी। ऐसे आप उसे कंपेयर करके बताकर आ सकते हो, ठीक है। तो पीवाई क्यू हमारा 10 मार्क्स तो सॉल्व हो गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा सिक्योर स्केलेबल हाई परफॉर्मेंस आईओएस एप्लीकेशन, ठीक है। कैसे आप बिल्ड करते हो। बिल्डिंग एन आईओएस ऐप दैट इज सिक्योर स्केलेबल एंड हाई परफॉर्मेंस मींस क्रिएटिंग एन ऐप दैट प्रोटेक्ट यूजर डेटा, ग्रोस विद मोर यूजर एंड रन्स क्विकली एंड स्मूथली। सिक्योर का मतलब है कि आपका जो यूजर का डेटा है वो प्रोटेक्टेड रहे, हमेशा ब्रीचेस से दूर रहे, ठीक है। और स्केलेबल का मतलब है कि अगर आपकी ऐप पर अभी 100 यूजर हैं और अगले दिन 1000 यूजर हो जाएं, तो ऐप जो है वो इजीली मोर यूजर्स को क्या कर सके, हैंडल कर सके। हाई परफॉर्मेंस की बात करें तो जो उसके अंदर फीचर्स हैं, जो उसके अंदर स्क्रीन लोडिंग टाइम है वो काफी क्विक हो, काफी इजीली हो पाए, ठीक है। तो ये तीनों फीचर्स आईओएस डेवलपमेंट के अंदर होने ही चाहिए, एप्लीकेशन के अंदर होने ही चाहिए। तो पीवाई क्यू आया था हमारा 10 मार्क्स के इसके अंदर, उसी की हेल्प से मैं आपको पूरा ही समझा दूंगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सिक्योर स्केलेबल एंड हाई परफॉर्मेंस आईओएस एप्लीकेशन फॉर ई कॉमर्स, ठीक है। तो ई कॉमर्स एक एप्लीकेशन हम बनाएंगे जो कि सिक्योर भी होगी, स्केलेबल भी होगी और हाई परफॉर्मेंस भी होगी, ठीक है। तो हम इसमें जो हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन है उसका नाम रखने हैं शॉप इजी, ठीक है। इज एन iOS ई कॉमर्स एप्लीकेशन फॉर ब्राउजिंग, बाइंग एंड ट्रैकिंग प्रोडक्ट्स। ये सारे फीचर्स उसके अंदर हैं, ठीक है। कि आप उसके अंदर प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हो इजीली, फिर आप उसे खरीद सकते हो और वो डिलीवर होते समय आप उसे ट्रैक भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है शॉप इजी को क्रिएट करने का। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐप को क्या करना है, प्लान करना है अच्छे से कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, ठीक है। उसको आपको अच्छे से डिफाइन कर देना है। तो देखो उसके अंदर एक हमारी प्रोडक्ट लिस्ट होगी जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स होंगे। फिर उसके अंदर एक सर्च ऑप्शन होगा जहां पर आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो अपने कैटेगरी के हिसाब से। और वहां पर एक कार्ट ऑप्शन होगा कि उसके अंदर आप कार्ट के अंदर अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें ऐड कर सकते हो। फिर होगा एक चेकआउट जहां पर आप बाय कर सकते हो, ठीक है। फिर होगा आपका एक ऑर्डर ट्रैकिंग कि आपने जो ऑर्डर खरीदा है वो कब तक आपके घर पे पहुंचा है, उसे आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। ये सारे हमारे मेन फीचर्स होने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम मॉडल को यूज करेंगे मॉड्यूलरिटी के लिए, कि आप इजीली वो स्केलेबल हो। आप उसके अंदर कोई फीचर को अगर ऐड करे हो तो वो इजीली मतलब बिना और जो एग्जिस्टिंग फीचर हैं उन्हें परेशान करे। हमने दूसरी यूनिट के अंदर पढ़ा था कि एम मॉडल कितना यूजफुल है। नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको सिक्योरिटी को हमेशा इंश्योर करना है कि यहाँ पर आपको HTTPS का यूज करना है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स का यूज करना है जब भी आप डेटा जो ट्रांसफर कर रहे हो, जिससे कि आपका जो डेटा है वो सिक्योर हो, ठीक है। और आपको इंक्रिप्शन का यूज करना है। आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करना है और आपको टच आईडी या फिर फेस आईडी का यूज कर सकते हो लॉगिन के लिए, ठीक है। और फिर आता है हमारा प्रोटेक्ट आईपीआईज विद ऑथेंटिकेशन टोकन। हमेशा आपकी जो एपीआई कॉल्स वगैरह हो रही हैं वो आपको टोकन्स की हेल्प से करना है जिससे कि आपका वो कोई भी डेटा ब्रिच ना हो, ठीक है। कीप यूजर डेटा सेफ फ्रॉम हैकर्स। तो यहाँ पर हमारा जो ऐप है वो सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। HTTPS का यूज करके, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करके, टच आईडी या फेस आईडी का यूज करके, इनसे क्या होगा, हमारा जो पूरा का पूरा ऐप है वो सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो इंटरनेट से कनेक्टेड ही क्यों ना हो। नेक्स्ट आता है हमारा एंश्योरिंग स्केलेबिलिटी। तो हमने क्या किया, मॉड्यूलर कोड को हम यूज कर सकते हैं कि हमने एमवीवीएम को ऐड किया हुआ है हमारे एप्लीकेशन के अंदर, तो हम फीचर्स को इजीली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि क्लाउड बैकएंड को हमेशा कनेक्ट करके रखेंगे लाइक फायरबेस को, कि जिससे कि अगर और भी यूजर आते हैं तो हम इजीली उन्हें क्या कर सकें, हैंडल कर सकें। और आप डेटाबेस को यूज करोगे लाइक कोर डेटा, जो कि कॉम्प्लेक्स डेटा को भी स्टोर कर सकता है और बहुत सारे यूजर के डेटा को भी अच्छे से हैंडल कर सकता है फ्लेक्सिबल स्टोरेज के लिए, ठीक है। फिर हम यहाँ से क्या होगा, हमारा डेटा सिक्योर हो गया, स्केलेबल हो गया। अब हाई परफॉर्मेंस के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा जो भी हमारी इमेजेस हैं उन्हें ऑप्टिमाइज रखेंगे,
ठीक है। और लेजी लोडिंग का यूज करेंगे कि जब भी यूजर को चाहिए जब ही लोड करेंगे, ठीक है, ऐसे पहले से लोड करके नहीं रखेंगे, ठीक है। और कैचे डेटा का यूज करेंगे ऑफलाइन यूज के लिए। और हमेशा स्विफ्ट का यूज करेंगे, जिससे कि हमारी जो स्पीड है वो बनी रहे, हमारा जो ऐप है वो काफी क्विक रिस्पॉन्स कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारी हाई परफॉर्मेंस भी ऐड हो गई। तो तीनों फीचर हमने ऐड कर लिए। अब कुछ नहीं करना, आपको इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स पे ध्यान देना है। आपको यूआई डिजाइन करना है स्विफ्ट यूआई से, डेटा मैनेजमेंट करना है कोर डेटा या फिर एसक्यूएल लाइट से, अगर छोटा है तो भाई एसक्यूएल लाइट से, अगर बड़ा है तो भाई कोर डेटा से, ठीक है। नेटवर्किंग का यूज करना है, आप यूआरएल सेशंस का यूज कर सकते हो, सिक्योर सर्वर कम्युनिकेशन के लिए यूआरएल सेशन का यूज करना है। और टेस्टिंग का यूज करोगे आप पहले से ही एक्स कोड के अंदर क्या करोगे, स्पीड को, मेमोरी को, बग्स को, इन सबको क्या कर लोगे, टेस्ट करके देख लोगे, ठीक है। जिससे कि जब भी आप उसे डेप्लॉय करो या फिर मतलब जब भी यूजर उसे यूज करे तो उसे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप आएगा हमारा डिप्लॉयमेंट टू ऐप स्टोर, ठीक है। आप क्या करोगे, ऐप स्टोर कनेक्ट पे क्या करोगे, सबमिट करोगे रिव्यू के लिए। अगर आपको रिव्यू हो जाता है तो बढ़िया बात है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, एंश्योर कंपाइलेंस विद एप्पल सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस रूल। अगर आप इनके साथ कंपाइल करके रखोगे एप्पल से सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस रूल के साथ, तो आपका इजीली रिव्यू होने के बाद अप्रूव भी हो जाएगा ऐप, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, बेटा टेस्टिंग करनी है, ठीक है। आपको मतलब 12 से 15 लोगों की एक टीम बनानी है, जो कि क्या करेंगे, आपके एप्लीकेशन को 15 दिन के लिए क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है, कि उसके अंदर कोई भी बग तो नहीं है, इशू तो नहीं है। फिर आप उस अगर कोई भी इशू आता है तो आप उसे कैच करोगे और आप उसे क्या करोगे, इम्प्रूव करोगे, ठीक है, उसे ठीक करोगे, ठीक है। तो ये हमारे सारे स्टेप थे किसी भी एक iOS ऐप को बिल्ड करने के लिए, जो कि सिक्योर भी हो, स्केलेबल भी हो और हाई परफॉर्मेंस वाला भी हो, ठीक है। तो आई होप आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे, पूरी यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हमारी 5वीं यूनिट भी कंप्लीट हो गई, मतलब हमने सारी यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया। यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5 सारी यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया विद कंप्लीट PYQ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत अगर आपको आई हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद आपको एक शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएगी और एक आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मिल जाएगी, जिससे आप इजीली अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इतना पढ़ लोगे ना तो भाई आपके एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो प्लीज, आपने अब तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। और अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया डीडीए की, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रही होगी, वहां से आप कर सकते हो। और आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, @multi.atoms करके आपको हैंडल मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज उसे फॉलो कर लेना। अगर आपको न्यू इंटर्नशिप अपडेट चाहिए या फिर आपको जॉब अपडेट चाहिए, हैकेथॉन अपडेट चाहिए या फिर अच्छी अच्छी नॉलेज चाहिए, तो भाई प्लीज हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो अब तक अगर आपको वीडियो देखी है आपने तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय बाय।